पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा। आज हम जो चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पर, इसकी अवधारणा को जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ध्यान दीजिए, दो शब्द हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम। सबसे पहले जो प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी का, और उन्होंने सबसे पहले यह भी बताया कि मानव पर्यावरण के प्रति, पारिस्थितिकी के प्रति इतना संवेदनहीन हो चुका है कि वो प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज कर रहा है। प्राकृतिक नियमों को बताते हुए उन्होंने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया। उन्होंने यह बताया कि पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के बीच के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के संबंध, जैविक और अजैविक घटक के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं और हम यह अध्ययन करते हैं कि पारिस्थितिकी का फोकस किस पर अधिक है। पारिस्थितिकी का फोकस प्रकृति के घटकों के अंतर संबंधों पर है। हमने आपको तीन बातें बताया: मानव पर्यावरण संबंध, जीव संबंध, जैविक अजैविक संबंध, इसी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव का पर्यावरण के घटकों के साथ किस तरह का संबंध है। जीव का जीव से, जैसे शेर का हिरण से क्या संबंध है, मगरमच्छ का मछली से क्या संबंध है, मानव का गाय से क्या संबंध है, बैल से क्या संबंध है। तो हम इन संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जीव और जीव के बीच संबंध। इसके बाद जैविक और अजैविक घटक के बीच। जैविक का मतलब होता है जो जीवित प्राणी है, सभी जीवित प्राणी को जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव प्राणी, निर्जीव घटक से, जैसे जल, वायु, मृदा। तो हम इनके संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे पौधे का मृदा से क्या संबंध है, मछली का जल से क्या संबंध है, मानव का जल से क्या संबंध है, वायु से क्या संबंध है। तो हम, इसका मतलब ये होता है कि पारिस्थितिकी हमेशा अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, और आपसे ए बी सी और डी ऑप्शन हो उपर्युक्त सभी, तो अगर आप परिभाषा को सही ढंग से पढ़े हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है इसमें से कोई एक उत्तर चुन लेंगे जो कि आपसे गलत हो सकता है। इसका मतलब कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो सजीव घटक हो या निर्जीव घटक हो, सभी अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो ये परिभाषा दिया, और परिभाषा में सभी घटकों के बीच के अंतर संबंधों को जब उन्होंने रिलेट किया, तो उसके पहले उन्होंने प्रकृति के 4 नियमों पर फोकस किया था। उसी को आधार बना करके उन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी और समाज में पारिस्थितिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका पहला नियम था, उन्होंने प्रकृति के 4 नियम बताए, और 4 नियम में उनका पहला नियम उन्होंने ये बताया कि प्रकृति बाह्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती। प्रकृति बाह्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती है। यानी कि प्रकृति में जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई चीज़ें हैं उसी को ग्रहण करना चाहिए। अगर प्रकृति में किसी दूसरी वस्तु को उत्पन्न कराया जाता है
जैसे आपके प्लास्टिक के सामान हो गए, मोबाइल के जो पार्ट हैं वो, ये सब सारे जो अतिरिक्त पार्ट हैं जो अपने भौतिक सुखों के लिए लोग जो है प्रकृति के साथ अन्य पार्टों को मिला करके अलग पार्ट बनाते हैं, जो कि प्रकृति के लिए वो स्वीकार नहीं होती। तो प्रकृति कहती है कि हमारे लिए बाह्य वस्तु स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये वस्तु का हम जो है डिग्रेडेबल नहीं कर सकते, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, उसके समाप्त करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर ये चीज़ें अगर हमारे पर्यावरण में अगर ये पड़ी रहेंगी तो यह एक संकट उत्पन्न कर सकती है। तो उन्होंने कहा था, जैसे कि आज चर्चा भी किया जाता है प्लास्टिक के कचरे जो है हज़ारों सालों तक जो है पड़े रहते हैं और वो समाप्त नहीं होते, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं। जानवर अगर जो है उसको निगल जाए तो जानवर के लिए समस्या हो जाती है, खेतों में पड़ जाए तो सिंचाई के लिए समस्या हो जाती है। तो इस तरह से जो बाह्य वस्तु है जिसको प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया है, अगर वो चीज़ें प्रकृति में दी जाएगी तो वह चीज़ें प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि प्रकृति की अपनी एक सीमा है। उन्होंने बताया कि प्रकृति की अपनी एक सीमा है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रकृति यह कहती है कि आप हमारे दोहन करने के लिए जो मानक होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हम आपको उतना ही संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं जितना हम आपको देने के लिए समर्थ हैं, जितना हमारे प्रकृति में संतुलन के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए वन है, वन हमारे पर्यावरण में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वनों का हम अत्यधिक दोहन कर देंगे तो प्रकृति जो है असंतुलित हो जाएगी। तो कम से कम 33% वनों का होना आवश्यक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप दोहन को अत्यधिक तीव्र कर देंगे और वो संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर जो है प्रकृति में असंतुलन व्याप्त हो जाएगी। तो उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। जैसे हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, अगर आप इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर असंतुलन हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर 21% है, अगर उसको आप 24% कर दें तब भी असंतुलन हो जाएगा। तो प्रकृति की जो अपनी सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आप अपनी विकास में प्रकृति का दोहन इस तरह न करिए कि प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण हो जाए। जब प्रकृति का सीमा का संतुलन हो जाता है तो प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है। तो उन्होंने दूसरी बात बताया था कि जो है प्रकृति की अपनी एक सीमा है और प्रकृति बाह्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती। और तीसरा बात बताया था कि प्रकृति रोक और संतुलन पर काम करती है। प्रकृति रोक और संतुलन की नीति पर काम करती है। इसका क्या मतलब है? चेक एंड बैलेंस। प्रकृति यह कहती है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी प्राणी इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हर एक प्राणी के पीछे एक दुश्मन लगा है। हिरण है तो हिरण का दुश्मन शेर है, शेर का दुश्मन शिकारी है। मेढक है, मेढक का दुश्मन सांप है, सांप का दुश्मन पक्षी है। तो प्रकृति का कोई भी प्राणी ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। प्रकृति ने यह क्यों किया है? वह इसलिए किया है रोक और संतुलन को बनाए रखने के लिए, वो अपने अनुपात को बनाए रखने के लिए। आप सपोज करिए कि अगर वनों में मांसाहारी जंतुओं को हटा दिया जाए तो क्या वन सुरक्षित रह जाएगा? जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वो वन समाप्त हो जाएगा। तो वन के समाप्त होने से एक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति रोक और संतुलन की नीति पर चलती है, चेक एंड बैलेंस। यही कारण है कि वह हर एक प्राणी के पीछे एक से अधिक दुश्मनों का निर्माण कर रखी है। और प्रकृति की जो ये आइडियोलॉजी है ये मानव के साथ भी लागू होती है। मानव सभ्यता में भी, किसी भी युग में मानव सभ्यता को देखा जाए तो हर युग में मानव का भी अपना एक दुश्मन रहा है। अगर आप त्रेता युग की बात करें तो वहाँ पर रावण जैसी विचारधारा थी जो मानवता का दुश्मन थी। तो द्वापर में आते हैं तो दुर्योधन और कंस जैसी विचारधारा। अगर आप इस आधुनिक युग में आते हैं तो यहाँ पर हिटलर, नाजीवाद और फांसीवाद जैसी विचारधारा जो मानव का दुश्मन है। तो प्रकृति में एक चीज़ देखा गया है कि हर सभ्यता के पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है। और प्रकृति इसलिए करती है कि उसके पीछे
उसका उद्देश्य एक प्रगतिशीलता भी होती है और उस संतुलन को बनाए भी रखना होता है। और आज के दौर में मानवता का दुश्मन आतंकवाद है और इन्हीं परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए मानव उससे लड़ते हुए आगे बढ़ता है। और चौथा है, प्रकृति दंडनीय है। उन्होंने ये बताया था कि प्रकृति दंडनीय है। कहा कि अगर प्रकृति के इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, प्रकृति के सीमा का उल्लंघन किया जाएगा, प्रकृति में अधिक से अधिक बाह्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाएगा, प्रकृति में बाह्य वस्तुएं फेंकी जाएंगी, रोग और संतुलन को बिगाड़ा जाएगा, तो प्रकृति दंडनीय है। प्रकृति फिर दंड देगी। और प्रकृति दंड कैसे देती है? प्राकृतिक संकटों से। प्राकृतिक झंझावतें आती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब सारी घटनाएं आकर के अपने इस नियम का पालन कराने के लिए वो बाध्य करती है। तो इसी नियमों के आधार पर उन्होंने पारिस्थितिकी की अवधारणा दी और इस अवधारणा के आने के बाद पूरे विश्व मंच में लोग पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगे और इस बात का एहसास करने लगे कि कहीं न कहीं हम प्रकृति के उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रकृति की उन संकटों का सामना हमें बार बार करना पड़ रहा है। इसी के बाद टांसले महोदय ने, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, इकोलॉजी सिस्टम, और इसकी उन्होंने एक वैज्ञानिक व्याख्या की। इसका उल्लेख हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।